जी निर्मल सर, आप प्रश्न पूछ रहे थे ना कुछ। सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ। जैसे हम पहले ए बी और सी में लेते हैं, अगर जो प्लेनेट है अनटेनेंटेड है तो, टेनेंटेड है हाँ तो ए बी सी लेते हैं। ठीक है। ठीक है जी। लेकिन हाँ जो लास्ट में आपने एग्जांपल बताई थी, उसमें ए बी सी डी सभी ले रहे हैं हम। नहीं, जो वीडियो के थ्रू एबीसी आपने ही लिया आंसर है दिए थे सर। उसके। उसमें उसमें हमारा टास्क कुछ अलग तरह का था। उसमें हमारा जो टास्क था ना वो कुछ अलग तरह का था कि अगर इस तरह की कॉम्बिनेशन हो तो व्यक्ति किस तरह से शिक्षा ले सकता है, कौन से काम में कैरियर कर सकता है। वो प्रश्न अलग तरह का था सर। कैरियर, हाँ। हाँ, वो प्रश्न अलग तरह का था। ओके। अगर वो प्रश्न अलग तरह का था तो हम इसको अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक ठीक। हाँ, मतलब डी को भी कभी कभी कंसिडर कर सकते हैं? नहीं। डी को करते हैं डी 25%। लेवल को। लेकिन हाँ, डी लेवल को हाँ वो, हाँ। है ना, उसको कंसिडर करते हैं। लेकिन हमने उस जो क्वेश्चन था ना, प्रश्न के अनुरूप उसको सेट किया है कि चार तरह की जी जी। कॉम्बिनेशन है और कौन सा कॉम्बिनेशन शिक्षा देगा, कौन सा कॉम्बिनेशन कैरियर देगा, कौन सा कॉम्बिनेशन दोनों दे सकता है। तो हमको इस तरह से सही जोड़ी जमाना था उसको। ठीक है, तो हमने उसको व्यवस्थित सेट किया ठीक है। है इसीलिए ना। हाँ उसको डी भी हमने कंसिडर किया। हाँ, इसलिए डी हमको को लेना पड़ा इसीलिए ना। कंसिडर किया वहाँ। यस यस यस, क्योंकि ठीक है वो ठीक क्वेश्चन के अनुरूप सेट था है ना। ठीक। हाँ। सर, एजुकेशन में अगर मंगल 2 और 7 पॉजिटिव दे रहा और हम्म। 6 और 8 नेगेटिव दे रहा। 6 और 8 नेगेटिव दे रहा है और 2 और 7 पॉजिटिव दे रहा है। ठीक है। हाँ हाँ, तो इसको कैसे लेंगे सर हम? सर देखो, मंगल तो एजुकेशन का कारक है नहीं। ठीक है। अगर बुध एजुकेशन का कारक होता तो हम ये कह सकते थे कि व्यक्ति का जो बेसिक एजुकेशन है वो नेगेटिव होगा या फिर स्कूली शिक्षा में उसको प्रभाव नेगेटिव इफेक्ट आएगा। अभी चूंकि मंगल शिक्षा का कारक नहीं है, ठीक है, तो मंगल शिक्षा का कारक नहीं है तो सर फिर क्या उसमें होगा। स्पेशल। हाँ, फिर उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा उसके स्कूली शिक्षा में, कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है। ओके ओके। हाँ, क्योंकि अगर बुध लेकिन अगर वो नेगेटिव मंगल कॉम्बिनेशन को हम। देता। हाँ, ठीक ठीक ठीक। ठीक है ना, बुध लेकिन देता तो मंगल अपने को को सर हम इफेक्ट आता। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं। ठीक है। सर मंगल को हम स्पेशलाइजेशन में तो देते हैं ना, अगर वो मेडिकल लेना हो तो। हाँ, वो स्पेशलाइजेशन की बात अलग है। देखो, उसमें सबसे पहले हमको हाँ। क्या चीजें सिलेक्ट करना है, हमको सबसे पहले काम करने का तरीका आना चाहिए। सबसे पहले हमें देखना लेवल क्या है, लेवल ऑफ एजुकेशन देखना है। बुध और गुरु अच्छा बिल्कुल है तो बिल्कुल। उसका लेवल अच्छा है। हम्म, ठीक है, लेवल अच्छा है, अच्छा है ठीक तो है, वो हाँ किसी भी हाँ। फील्ड में अच्छा काम करेगा। अगर कोई व्यक्ति पढ़ने में अच्छा है तो वो हर चीज पढ़ने में अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि उसका लेवल अच्छा है। जी जी। ठीक है ना, तो मंगल लेवल के लिए नहीं देखा जाता, मंगल एजुकेशन सेक्टर के लिए देखा जाता है। ठीक, राइट सर। ठीक है। थैंक हाँ। यू सर सर। सर मैं पूछूं एक जी आरती मैम। क्वेश्चन। हाँ सर, अगर किसी को ऑनलाइन कोई कार्य करना हो, जैसे आपने बताया था कि हम्म वो तीसरे स्थान से बुध या शुक्र का कॉम्बो आपको देखना है, अगर वो हम्म क्रिएटिविटी करना चाहता है ऑनलाइन तो हम्म सर उसके सूचक में अगर बुध में 3, 5, 6, 9 और 12 आ रहे हैं और हम्म शुक्र में 1, 5, 7, 8 और 11 आ रहे हैं, तो उसको हम्म। करना चाहिए। 8 आ रहा है इसलिए मैं थोड़ी कंफ्यूज थी सर। देखो, 11 आ रहा है ना, सबसे बड़ी बात है। हाँ, 11 आ जब रहा भी है। 11 हाँ। आता है, 10 और 11 आता है शुक्र और राहु के पास, तो वो दे रहा है कैरियर। ओके। वो हाँ। दे रहा है कैरियर। 8 आता है तो डेफिनेटली उसके साथ ऑब्स्टेकल साथ साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, जब भी आता है 8 तो हम ये बोलते हैं कि उसको वन वे ट्रैक नहीं मिलेगा। ओके, इसका मतलब है उसको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए अच्छा है। 8 का मतलब यही है कि आपको बीच में कच्ची सड़क जरूर मिलेगी। ठीक है, हाईवे पे चल रहे हो, आपको 4 किलोमीटर कच्ची सड़क मिलना ही है, उस 4 किलोमीटर को चलने में आपको 20 मिनट लग गए। ये अष्टम का हाँ। प्रभाव है। और 8 नहीं आता है और 9 आता है, 11 आता है, तो फिर आपको वन वे मार्ग मिलता है। यार, ये चीजें पदोन्नति पे है। 8 का मतलब ही यही है कि आपको कच्ची सड़क मिलेगा, आपको कोई रास्ते में परेशान करने वाला व्यक्ति मिल जाएगा, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाएगा जो आपको परेशान करेगा, पुलिस वाले आ जाएंगे डंडे दिखाने के लिए, चेक कराओ गाड़ी, है ना, टोल टैक्स आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। अष्टम मतलब आपको रुकना है। अष्टम ब्रेक है, गाड़ी में हम ब्रेक लगाते हैं ना, वो होता है अष्टम हाँ भाव। जी। ठीक है, स्पीड बढ़ाते हैं, वो होता है सेकंड हाउस कि हमने अब स्पीड बढ़ाया, ब्रेक लगाया तो अष्टम।
तो ये 8 अष्टम भाव है, और ये एक डेफिनेटली लगाएगा किसी भी स्थिति में। अगर अष्टम भाव शुक्र के साथ है तो ये समझ के चलो कि अगर लड़के का चार्ट है, भौतिक जीवन है, ब्रेक आएगा उसको किसी न किसी चीज में, चाहे धन में आ जाए, चाहे पत्नी से आ जाए, चाहे घर में घर में अनबन हो, ठीक है ना, पैसे से किल्लत हो, कुछ भी हो सकता है। 8 है ना उसके साथ, मतलब ब्रेक आएगा, मतलब गाड़ी वन वे नहीं चल सकता। ठीक है, तो अष्टम का प्रभाव ये। लेकिन 10 और 11 है तो व्यक्ति को पैसा मिलेगा, क्योंकि व्यक्ति उस 4 किलोमीटर कच्ची सड़क को पार करना जानता है, उसको बताएगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 11 नहीं होता तो फिर आगे तो कच्ची सड़क है और फिर वो जाके पुलिया टूटी हुई मिली तो गाड़ी वही अटक गई, अब तो नहीं जा सकता ना, अब तो हवा में तो उड़ेगा नहीं। ठीक है, तो 11 है तो व्यक्ति गति वापस करेगा, लेकिन टाइम लगेगा, कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सर किसी भी क्वेश्चन में अगर 8 इंक्लूड होता है हाँ तो वहां थोड़ी सी दिक्कत तो होगी ही होगी हाँ, व्यक्ति को। 8 के साथ अगर 10 और 11 आता है तो दिक्कत के साथ व्यक्ति कार्य पूरा करता है। अगर 8 के साथ 10 और 11 जैसे भाव मिसिंग है तो फिर दिक्कत खतरा भी है, मतलब व्यक्ति रिस्क अपने ऊपर। ठीक है, अच्छा, थैंक यू सर। और बहुत सी बार जैसे कि इंटरनेट वाले कार्य के लिए तृतीय भाव देखते हैं। पाराशरी कहती है कि तीसरे से तीसरा चलो, है ना, पाराशरी कहती है तीसरे से तीसरा चलो, इसको बोलते हैं कि भाव विस्तार पद्धति, मतलब क्या बोलते हैं उसको, भावात्भवम पद्धति। भावत भावम, हाँ। भावात्भवम पद्धति, तो तृतीय से तृतीय पंचम भी ऑनलाइन का कार्य करता है। ठीक है, तो पंचम भाव भी अगर ऑपरेट होता है तो भी व्यक्ति ऑनलाइन कर सकता है तीसरे भाव की जगह। ठीक है, अच्छा, बुध में तो है सर, पंचम भाव बुध में तो है ही। तीसरे को रिप्लेस करके पंचम भाव अगर भी ऑपरेट होता है तो भी व्यक्ति ऑनलाइन कार्य कर सकता है, लेकिन इसका मुख्य भाव 3 है ऑनलाइन का। पंचम भाव उसमें क्वालिटी देता है, उसकी क्रिएशन में क्वालिटी देता है, लेकिन पंचम भी ले सकते हैं रिप्लेस के तौर पे। ठीक है ना, हमारे पास सप्लीमेंट्री मौजूद है। ठीक है, जी सर। ओके। और किसी और कोई प्रश्न है? सर एक थोड़ी सी कंफ्यूजन थी एक और, कि हाँ, जैसे आपने बताया कि किसी भी भाव का पहले कारक देखते हैं, ठीक है, ठीक किसी है, भी सिचुएशन का, मतलब ओके, कैरियर के लिए अगर कोई भी कैरियर चूज करते हैं तो उसका पहले कोई ना कोई ग्रह कारक होता है। हम्म उसके बाद हम उसका जो देखते हैं सूचक स्थान देखते हैं। हम्म तो वो जो ग्रह है जो कारक है उसी के ही सूचक हमें देखने हैं ना सर, हम्म, बिल्कुल उसी से रिलेटेड ही सूचक हमें देखना है। अगर वो पॉजिटिव है तो उसके लिए वो कैरियर अच्छा है, अगर उसमें कोई नेगेटिव आता है तो वो कैरियर उसके लिए अच्छा नहीं है, यानी कि उसको सफलता नहीं मिलेगी। बिल्कुल। सबसे पहले क्या देखो, सूचक निकालो, 10 और 11 कौन कौन दे रहा है उसकी एक लिस्ट बनाओ। अच्छा, हाँ। 10 और 11 कौन कौन दे रहा है, मान लो कि शनि मंगल शुक्र राहु किसी ने भी 10 11 दिया, उसकी एक लिस्ट अलग से तैयार करो। ये 10 और 11 वो व्यक्ति हैं जो पैसा देगा। ठीक है, और जिस जी सर। 11 मान लो किसी चार्ट में 10 और 11 काफी मिसिंग होते हैं, ठीक है ना, क्या हम्म। करें, फिर 3 और 6 को भी साथ साथ लेके चलें, 3 6 10 11 उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे। लेकिन 10 और 11 व्यक्ति को बहुत बड़ा कार्य देता है, 3 और 6 व्यक्ति को फिर एक सामान्य नौकरी देता है। ठीक है ना, पैसा मिलता है, नौकरी कर रहा है। लेकिन 10 और 11 उसका खुद का वेंचर बना सकता है, उसकी नौकरी बहुत बड़ी हो सकती है, उसको पैसा मिलेगा, काफी पैसा सर मिलेगा। आपकी आवाज टूट टूट के आ रही। हेलो, हाँ सर, आवाज बीच में से चली जा रही है। अच्छा, नेटवर्क, ठीक आ रही है, ठीक आ रही है। ठीक है। तो अच्छा, 10 और मेरा भी। 11 हम्म। 10 और 11 व्यक्ति को वन में पैसा देता है, 3 और 6 व्यक्ति को मजदूरी करवाता है। ठीक है, वो हम्म। करता है लेकिन उसको उतना ही मिलता है जैसे कि ठीक है यार, काम चल रहा है ना। तो सबसे पहले क्या देखो, जी सर। के लिए पकड़ना है, 10 और 11 कौन दे रहा है उसको ही पकड़ो और उसी के अनुरूप कार्य करो, क्योंकि वो आपको अच्छा पैसा देगा। ठीक है, ये लिस्ट बनाओ, उसने दिया, फिर उससे जुड़े हुए कॉम्बिनेशन देखो, मंगल ने दिया, मंगल से जुड़े हुए कॉम्बिनेशन देखो, जो ग्रह है उससे जुड़े हुए कॉम्बिनेशन देखो, उस फील्ड में चले जाओ। ठीक, जी सर, थैंक यू। सर जी एक क्वेश्चन मैंने पूछना था। हाँ जी, सर जी जैसे 6 8 12 भी आए, 5 10 11 भी आए, तो फिर क्या होगा? देखो जब भी 10 आता है, 10 मतलब वो है कि व्यक्ति पहाड़ों में से भी पानी निकाल सकता है। ठीक है,
और 11 का अर्थ ये है कि व्यक्ति को सपोर्टिव लोग मिल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी संघर्ष आता है तो जब भी किसी भी नेगेटिव कॉम्बिनेशन के साथ अगर 10 और 11 मौजूद हैं तो ये समझ लेने का कि वो कार्य पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। 10 और 11 मौजूद है तो वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। रही बात 6 8 12 की, तो 6 8 12 उसका कार्य डेफिनेटली करेगा, वो संघर्ष देने के लिए आया है तो संघर्ष देकर ही जाएगा, ठीक है। इतना आसानी से काम होने वाला है ही नहीं। 6 8 12 का काम करने का तरीका ही वही है कि ये व्यक्ति को रुला रुला के कार्य करता है, संघर्ष हर चीजों में आता है, ठीक है। लेकिन 10 और 11 होता है तो फिर आखिर में जाके उसको पास भी करवाता है कि हो गया। ठीक है सर जी। हाँ जी, मैंने कहा ठीक है सर जी। जी सर, जी सर। चलिए, और किसी और कोई प्रश्न है? शिव कुमार सर। सर मेरे बारे में केपी में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, केपी का सिस्टम से है ना, प्लैनेट आता है और स्टार लाइट आता है, सब लाइट आता है। वो हाँ, मेन क्या होता है, प्लैनेट के लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है, क्योंकि भी टेनेंट भी रहता है एंटेनेंट भी रहता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस स्टार लाइट का देता है। सो स्टार लाइट और किसके नीचे सब लाइट है। वो क्या बोलता है, वो एग्जाम्पल देते हैं ना, प्लैनेट के लिए रेलवे स्टेशन मान जाता है और स्टार लाइट के लिए ट्रेन मान जाता है और सबलाइट के लिए गार्ड है, ग्रीन वाला रेड दिखाने वाला गार्ड है। ओके, स्टेशन एंड राइल एंड गार्ड एक की कॉम्बिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट देता है। स्टेशन भी है और राइल भी खड़ा है, लेकिन ग्रीन सिग्नल देने वाला, रेड सिग्नल देने वाला सबलाइट, ऐसा मानता है। एपी में ऐसा मानता है। इधर में अब सबलाइट भी ना हूँ, नहीं ले रहा है अभी। अभी केपी वाले सिर्फ ग्रह, उसका स्टार लॉर्ड और इसका सब लॉर्ड, किसी भी बात ही नहीं करेगा, ठीक है। उनको कोई मतलब नहीं है कौन सी ग्रह में कौन सी राशि पड़ रही है, वो राशि का ही नहीं रहे हैं, ठीक है। हमारा कॉम्बिनेशन है ना, वो हमारा सूचक बनाते हैं, सूचक के बाद हम राशि के कारक तत्वों को उठाते हैं। हमने जो कॉम्बिनेशन उठाया ना, हमेशा राशि के कारक तत्व है। पाराशरी हमेशा से ये कहती है कि राशि कर्म है, नक्षत्र मन है, राशि कर्म है। केपी वाले सिर्फ नक्षत्र के बेसिस पे कार्य करते हैं। ओके। तो जो पाराशरी बनी थी ना, तो ऋषि पाराशरी ने वर्ग चार्ट का एक विस्तार किया था कि वर्ग चार्ट कैसे बनते हैं, राशि से बनते हैं, ठीक है। जो डेवलप किया है वो क्या है, सब लोड, और सब लोड बनता है नक्षत्रों से। लेकिन लोड तो नक्षत्र से बनता है, नक्षत्र सिर्फ मन है, कर्म नहीं है, एक्शन प्लान नहीं है, ठीक। हाँ, अगर हम कुछ भी कार्य करते हैं तो वो कार्य करती है राशि, कार्य करते हैं तो वो कार्य करती है राशि। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी कौन सा कट हो रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है। मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है? हाँ जी जी। अच्छा, अभी सही आ रहा है? हाँ, ओके आ रहा है। अब ठीक है, ठीक है, बोलते हो ना फिर करते। अच्छा, अरे आज वो इंटरनेट का दिक्कत ही हो गया। अभी कौन सा महीना चल रहा है सर? सितंबर महीना चल रहा है। दिसंबर महीने में क्या स्थिति रहेगी? ठंडी, बहुत ठंडी रहता है, ठंडी रहेगी। राशि कर्म बदला, नक्षत्र से कर्म नहीं बदल रहा है सर, कर्म बदल रहा है। अभी मैं आपको बोलूं कि सर हीटर में थोड़ा सा हीटर लगा लो और बैठ जाओ, बैठो, थोड़ा सा मैं लकड़ी जला देता हूँ आपके पास, आप थोड़ी देर बैठिए, बैठोगे। लेकिन दिसंबर में डेफिनेटली आप बैठोगे। राशि बदल रहा है, कर्म बदल रहा है, और राशि मतलब सूर्य आधारित है, सूर्य राशि बदलता है और ये प्रकृति अपना कर्म बदलती है। जब प्रकृति अपना कर्म बदलती है तो मनुष्य के साथ सही है कि राशि ही कर्म है, नक्षत्र उसका कर्म। नक्षत्र तो चंद्रमा 27 दिनों में सारे नक्षत्र पार कर लेगा, नक्षत्र बार बार फ्लक्चुएशन करेगा, ठीक है। नक्षत्र कर्म नहीं है, वो सब लोग मानते हैं, ना नक्षत्रों पे बात करते हैं, केपी वाले ना किसी तरह से बात करते हैं। उसका नक्षत्र ये है, तो उठाएंगे ना, राशि का करते सीधा वो स्टेप बाय स्टेप, जैसे वो गणित का पार्ट लगता है, ऐसा लगता है कि हम गणित। केपी मतलब सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ना, और वैदिक और बीएनएन का कमाल है, ये आपको ज्योतिष पढ़ाती है कि राशि कर्म है, जिस तरह की राशि होगी उस तरह का आपके पास इन्वायरमेंट आएगा 100%। मेष राशि में ग्रह कारक तत्व दे रहा है तो आपके कारक तत्वों में मेष राशि का ही प्रभाव आएगा,
अभी मेष कारक है, पुलिस की, सेनापति की, है ना, और मंगल की राशि है, सूर्य की उच्च राशि है, गवर्नमेंट से जुड़ी होगी। अब आपका काम कुछ भी हो, आपके साथ इसी तरह के लोग कनेक्ट होंगे, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लोग, पुलिस वाले लोग। राशि कर्म है ना, मान लो रख दिया, ठीक है, अच्छे कॉम्बिनेशन के, और बुध बैठा है मेष राशि में। अब कर्म करेगा ना वो बुध के सेक्टर में भी, तो उसके बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे। अगर मान लो वो तुला राशि में बैठा, तो फिर क्या कर्म करेगा, फिर वो बड़े बड़े व्यापारी संपर्क बनाएगा। समझ में आया? कर्क राशि में बैठा, फिर क्या करेगा, फिर वो शिक्षा से जुड़ा हुआ कर्म करेगा, धर्म कर्म से जुड़ा हुआ कर्म करेगा, ज्योतिषी बन जाएगा। समझ पा रहे हो? ये राशि है, राशि व्यक्ति के ग्रह को पूरा चेंज कर देती है। वही सूचक, वही कॉम्बिनेशन, वही स्टार लॉर्ड। राशि नहीं देखा तो फिर क्या देखा? राशि तो उसका कॉन्सेप्ट है। जिस राशि में जो भी कैरियर देख रहा है, आप तो सिर्फ कुछ ना पकड़ो, सबलोड वगलोड सबको हटाओ, सिर्फ उस ग्रह की राशि देखो, वो राशि आपको बातें बता देगी। कन्या राशि है तो व्यक्ति बहुत बढ़िया मैनेजमेंट करेगा, व्यक्ति बहुत हार्ड वर्किंग है, व्यक्ति बहुत कंपटीशन को आगे बढ़ावा देता है, ठीक है, और व्यक्ति प्रतिस्पर्धा लड़ने वाला व्यक्ति है। छठे भाव में आती है ना, अपने आप कन्या राशि का इफेक्ट उस चीज में आ जाएगा। राशि सबसे पावरफुल विषय है, और केपी वाला इसको छोड़ देता है कभी। या वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बात इसी रहे। राशि को पाराशरी वर्ग चार्ट में एक्सप्लेन करते हैं, और वर्ग जरूर है कि भाई 20 साल तक तो आपकी ये राशि कार्य करती है, लेकिन आफ्टर, जैसे नवमांश कुंडली बताते हैं, नवमांश कुंडली उसका एक मेन कुंडली होता है, जिसको हम वैदिक में नक्षत्र चरण बोलते हैं, ठीक है, चरण ही नवमांश कुंडली है। बुध बैठा हुआ है कृतिका नक्षत्र में, कृतिका नक्षत्र के कौन से चरण में बैठा हुआ है, ये देखने के लिए हम डायरेक्ट चरण पे जाए, सीधा नवमांश पे चले जाए, ठीक है। कुंडली जो बनती है ना, वो कुंडली बनती है कि 25 साल के बाद व्यक्ति के व्यवहार फर्क आता है सर। तो आज जैसा व्यवहार हमारा कल ऐसे व्यवहार रहेगा नहीं, हमारे व्यवहार में फर्क आ रहा है, हमारा दिन रात हमारे में फर्क आ रहा है, और ये फर्क आ रहा है कर्मों से, क्योंकि हमने कर्म किया तो फर्क आ रहा है। ये सारी चीजें राशि पे आधारित है। ओके, एक एग्जांपल में होता है, कृष्णमूर्ति सर पहले भी सबलाड, कृष्णमूर्ति सर पहले प्रैक्टिस करने के समय में सबलाड नहीं लेता था, उधर में एक क्या अब आज का पैसा आता है, मसाला टी, आज का इनकम आता है, ऐसा दिखाता था। वो क्या करने, टेस्ट करने के लिए रेस कोर्स के लिए जाना, कृष्णमूर्ति सर का एग्जांपल, उनका अच्छा रिसर्च है कृष्णमूर्ति, नो डाउट। सुबह में वो गया रेस कोर्स में, एक स्टार बोल रहे हैं अभी पैसा दे रहा है, रेस कोर्स में लॉस हो गया कृष्णमूर्ति सर को। अरे क्या हो गया, इसके प्रेडिक्शन में इधर पैसा आता है, दिखाता है हमको लॉस हो गया ना, ऐसा ही मूड में घर में आ गया। घर में आएंगे तो उसको बहन, उसको वाइफ बोला, अभी एक आदमी आप पैसा दिया ना बहुत साल से, वो आ गया पैसा देके चल गया, और दोपहर में सुबह में लॉस हो गया रेस कोर्स में, दोपहर में आएंगे तो पैसा आ गया। वो उसके बाद चिंता करने के समय वो सब लाड को निकाल दिया। ऐसा है, सब लाड में अगेन स्टार लाड को 9 पार्ट्स डिवाइड करेंगे तो ऐसा होने का चांसेस है। उसके बारे में वो सब लाड को इंपॉर्टेंस करने के लिए इंपॉर्टेंस दे दिया था। ऐसा एक एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। उनका मैं कह रहा हूँ गलत, उनका रिसर्च बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि वो सिर्फ गणित की बात कर रहे हैं, और मैथमेटिक्स से कभी गलत नहीं होती सर, मैथमेटिक्स कभी भी गलत नहीं होता, लेकिन ज्योतिष ज्यादा अलग है। ज्योतिष गणित से बहुत ज्यादा अलग है, और ज्योतिष में एक भी ऐसा सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं है तो भैया फिक्स बैठेगा, क्योंकि ये गणित नहीं है। एक भी ऐसा सार्वभौमिक बता दो मेरे को कि ज्योतिष में कि सर ये फॉर्मूला है और ये तो फिक्स है, आप 1000 कुंडली 900 कुंडली फिट बैठा 100 कुंडली तो फिर भी आउट हो गया, डिफरेंट होता है, फिर भी हो गया, क्योंकि और गणित ऐसा नहीं होता सर। अगर गणित में परसेंटेज निकालेंगे तो वो किसी भी देश में जाके निकालो वही का वही, गणित फिक्स है, ठीक है, लेकिन ज्योतिष फिक्स नहीं। ज्योतिष में अभी तक कोई सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं बना है, ठीक है, क्योंकि ये माहौल कल्चर से इतना बदल जाता है, संस्कार से, देश काल माहौल कल्चर से बहुत बदल जाता है। अभी आप एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, अगर मान लो ज्योतिष गणित होता, अगर ज्योतिष गणित होता और संस्कृति का कोई प्रभाव नहीं होता, तो हमारी कम्युनिटी शादी करते हैं, ठीक है, और मान लो 2 शादी भी करते हैं तो कम से कम हम अपने बहनों से कुटुंब में शादी नहीं करते हैं, 2 साखियां रखते हैं। अभी मुस्लिम कम्युनिटी में अगर ये गणित होता तो भाई मुस्लिम कम्युनिटी में कैसे शादी हो गया, सेम साखी में होता है ना शादी होने का, तो अंकल की लड़की से हो गया, मामा के कैसे हो गया, ठीक है, से विवाह होते हैं कैसे हो गया,
ज्योतिष गणित थोड़ी है, ज्योतिष तो गुरु वाली संस्कृति है ना, ये तो संस्कृति पे आधारित है, जैसे हम वैसी ज्योतिष। इसलिए ज्योतिष में कभी कोई सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं है, क्योंकि जैसे हमारे संस्कार है ज्योतिष उसी तरह से डेवलप होती है। कृष्णमूर्ति पद्धति वो इंजीनियरिंग थे, उन्होंने इंजीनियरिंग किया ना, इंजीनियर व्यक्ति हमेशा से गणित पे फोकस करता है, ठीक है, तो गणित की बात किया। और ऋषि पाराशर जी अपने इंजीनियर भी थे, वो एस्ट्रोनॉमर भी थे, एस्ट्रोलॉजर भी थे, उन्होंने हमेशा संस्कार पे बात किया, योग दशा फल गोचर आदि हर चीजों को धर्म से कनेक्ट करके बताया। तो एक फर्क पड़ता है सर। अभी कृष्णमूर्ति पद्धति जब भी पढ़ने जाओगे ना, कि जैसे कि धर्म से ज्योतिष अलग है, जुदा है, ऐसा हमेशा फील आएगा आपको कि धर्म एक अलग विषय है और ज्योतिष एक अलग विषय है। और पाराशरी पढ़ना, भृगुनंदी नाड़ी पढ़ना, ऐसा लगता है कि धर्म तो ज्योतिष है। ये संस्कार का विषय है कि एक व्यक्ति ने गणित पे फोकस किया और एक व्यक्ति ने गुरु शुक्र की संस्कृति पे फोकस किया। तो ये चीजें हैं, तो थोड़ा सा फर्क आता है, बहुत फर्क आता है सर। ज्योतिष अलग पैमाने से पढ़ाई जा सकती है, और जितना ब्रह्मांड गहरा है उतनी ही ज्योतिष गहरी, अपनी यूनिक तरीके से बताया जा सकता है। पाकिस्तान में पढ़ाते लोग बिना धर्म के, उनके अलग से देवताओं को मिलाते हैं, ठीक है, चाइना में भी पढ़ाते हैं, उनका अलग से वो लेते हैं, वो भी किसी न किसी धर्म से जोड़ते हैं। अभी इंडिया में भी पढ़ाते हैं, हमारा अलग कनेक्शन है। ज्योतिष बहुत अलग है, भगवान का कभी एक रूप नहीं हो सकता, ईश्वर का कभी भी एक रूप नहीं हो सकता। हम ये सोचे कि राम जी की पूजा सिर्फ भारत में ही हो और दीपावली इसी दिन मनाया जाए, श्रीलंका में दीपावली 15 दिन बाद मनाई जाती है, और राम जी को वहां पे अलग रूप में देखते हैं, किसी के जैसे कि हनुमान जी को अलग रूप में देखते हैं, गणेश जी को अलग रूप में देखते हैं। भगवान कभी एक रूप में नहीं हो सकता है, वो अनंत सत्ता है। तो हर चीजों की अपनी क्वालिटी है ना। तो हमारी रामायण ज्योतिष की एक अलग गहराई है, कृष्णमूर्ति पद्धति अलग कॉन्सेप्ट है ना, भृगुनंदी नाड़ी की अलग है, लाल किताब की अलग है, सबका एक क्रिएशन है और कुछ कुछ हर चीजों में बदलाव है। लेकिन इसका जो मूल सिद्धांत है वो है, मूल सिद्धांत इसका पाराशरी है। अगर हमने पाराशरी से उठा के लिया है, भृगुनंदी नाड़ी ने कुछ उठा के लिया तो पाराशरी से उठा के लिया, केपी ने कुछ उठा के से उठा के लिया, लाल किताब ने कुछ उठा के लिया तो पाराशरी से उठा के लिया, पाराशरी से अधिक लिया है। ये नक्षत्र बताया, नक्षत्र गणना कहां से हुई? पाराशरी से। इसी विश्वंतरी दशा के आधार पर सबलोड बना दिए। आखिर विश्वंतरी दशा कौन है? पाराशरी। अभी लाल किताब कहता है कि नक्षत्र भूलो, राशि भूलो और भाव को पकड़ो, भाव का जनक कौन है? पाराशरी। आखिर जो भी व्यक्ति पाराशरी में उठा के ले रहा है ना, जैसे कि पूरे ब्रह्मांड, भारत, पूरे वर्ल्ड में जो भी देश हैं वो भारत से पोषण होकर बने हैं। आखिर सभी ने कुछ न कुछ भारत से लिया है, तब जाके उसकी उत्पत्ति हुई है। तो अभी तो अलग अलग तरह से बात वो है कि पाराशरी हमेशा मेन है। तो अगर हमें कभी भी ज्योतिष पर रिसर्च भी करना है तो मैं तो आपको एक ही सलाह देता हूँ, पाराशरी पढ़िए, उसके बाद हर टेक्निक पढ़िए। केपी फॉलो करो, 100% करना चाहिए, लेकिन पाराशरी लेके फाउंडेशन जैसा है, वो कंस्ट्रक्शन करने के लिए डिजाइन दूसरा पाराशरी तो फॉलो करनी है, वो तो आपका बेस स्ट्रक्चर है, वो तो न्यू बना के तैयार। अभी आपको गैलरी की डिजाइन कैसे भी ले लो, आप केपी वाले ले लो, रामायण वाले ले लो, नाड़ी वाले ले लो, लेकिन पाराशरी तो स्ट्रक्चर है। अच्छा। हाँ, हमें किसी भी रिसर्च करना है पाराशरी को, केपी हमें बेस कभी नहीं मानना, हमें बेस कभी नहीं मानना। बेस सर पाराशरी है, बेस पाराशरी ही है, तो हमेशा हमको बेस पाराशरी को लेकर चलना है। अभी रामायण ज्योतिष भी हमने डेवलप किया है, तो पाराशरी की कोई भी सिद्धांत को नहीं हटाया करते हुए हमने इसको ठीक है ना सर, पाराशरी के साथ कनेक्ट करते हुए हमने रामायण ज्योतिष बनाया है, तभी जाके उसकी वैल्यू है। अगर हम बिना पाराशरी के बिना पाराशरी के रामायण ज्योतिष बनाते तो वो इनलॉजिकल, क्या तो इसमें क्या लॉजिक यार, जो मना है वो बना दिया, ठीक है। लेकिन कनेक्शन है, पाराशरी से कनेक्शन होते हुए रामायण को बना रहे हैं, हो गया, एक लॉजिक लगता है, मजा आता है, हर भाव को पढ़ते हैं, याद भी करने की जरूरत नहीं होती, इस तरह से, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ये सूचक हम वर्ष कुंडली से भी बना सकते हैं, सिर्फ लगन कुंडली से बने? नहीं, सूचक हमेशा लगन कुंडली से बनाना चाहिए, ठीक है। फिर जब गोचर के सूचक आते हैं, आपको अलग सिखा दूंगा कि सूर्य चंद्रमा गुरु किस राशि में है, तो वहां से किस तरह सूचक बनाते हैं, वो मैं अलग बना दूंगा, है ना। वो आने वाले टाइम पे दशा सूचक सिखा दूंगा मैं,
ठीक है। ठीक है। ओके, और किसी का प्रश्न है? सर जो एस्ट्रोसेज में सूचक बने होते हैं हाँ उन पर रिलाई कर सकते हैं? हाँ, करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही कहा मैंने कि वो जो केपी आधारित सूचक है ना, उसमें वेरिएशन आएगा, क्योंकि केपी में हिडन राशि होती है और कहीं की जाके राशि 2 हो जाती है। ठीक है, तो कुछ कुछ कुंडली में उसके वेरिएशन आते हैं, और पाराशरी ये बोलती है कि हम भाव जो होता है ना, भाव मध्य से गणना करते हैं, तो भाव मध्य से गणना करते राशि लुप्त नहीं होती, और केपी वाले राशि को हटा देते हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि केपी में किसी भाव में 2 राशि आ गई और किसी भाव में राशियां गायब हो गई, तो ऐसी सिचुएशन ब्रह्मांड में कभी राशि गायब होती नहीं है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा वेरिएशन आता है सूत्रों में, लेकिन 90% फॉलो कर सकते हैं। सर एक पूछना था, जो राहु केतु के सूचक है वो हम यहाँ से बना सकते हैं? कौन सा वो एस्ट्रोसेज से राहु केतु की ले सूचक सकते हैं? मिलते हैं मैम। राहु केतु के सूचक राहु केतु के सूचक बने हुए मिलते ही कहाँ है? राहु केतु के तो सिर्फ एबीसीडी सूचक मिलेगा, और राहु केतु डिजिटल सूचक तो आपको पाराशर ही बना के देगा ना। ये राहु केतु के डिजिटल सूचक बना है ना, ये पाराशर वाले सूचक है कि राहु जिस राशि में बैठता है उसके सूचक, राहु से युति करने वाले के सूचक, दृष्टि करने वाले सूचक, ये पाराशरी वाले सूचक है। और ये जो सूचक का सिद्धांत है ये तो केपी का है, और केपी पाराशरी को फॉलो कहाँ करता है पूरी तरह से, वो दृष्टि को युति को कहाँ फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसलिए राहु वाले सूचक हमको पाराशरी से लेकर चलना है। हाँ, बट एस्ट्रोसेज में है ही नहीं मैम। ओके, नहीं बट एस्ट्रोसेज में भी राहु केतु सूचक केतु के दिए हुए है ना, वो इसमें वो ना तो वो मैम होता है। एक मिनट एबीसीडी बताती हूँ सूचक आपको। है, वो तो एक सामान्य सूचक है। अ, राहु केतु के एडिशनल सूचक नक्षत्र कहाँ नाड़ी, मिलेंगे? नक्षत्र, हाँ हाँ ओके ओके, ठीक है, हाँ वो नहीं मिलेंगे, बराबर वो है। कहाँ मिलेंगे, है ना। सर मैं मीनाक्षी बात कर रही हूँ। जी मैम। सर अभी आपने जो बोला कि एस्ट्रोसेज में जो केपी का दिया है, मैंने अभी मेरा खुद का बनाया सिग्निफिकेटर। तो जो केपी से हम जो लेते हैं फर्स्ट और सेकंड, स्तर 1 और स्तर सेकंड बोला है, तो उसमें जो 2 सेम जगह आ रहा है, 8 सेम जगह आ मैं रहा है, वही तो वहां से बनाऊं कि भाव कुछ कुछ भाव ही लेना है वेरिएशन सिर्फ आता है। वहां से। हाँ हाँ, और जो सिग्निफिकेटर मैंने बनाया तो स्तर 1 स्तर 2 मैच हो रहा है, लेकिन स्तर 3 और 4 तो बिल्कुल ही नहीं होगा, डिफरेंट आ रहा है। जिसमें डबल राशि आएगी और जिसमें राशि हिडन होगी, तो अगर जहां पर डबल राशि आ गई और जहां पर राशि हिडन हुई है वहां पे आपको वेरिएशन आएगा। ठीक है, तो अच्छा, तो आपने जो बताया जैसा है तो वैसे बनाएंगे तो वो अपना सही है। हाँ अपना मैन्युअल है ना मैम। एस्ट्रोसेज, हाँ हम जो सूचक बना रहे हैं ना, ये वैदिक प्लस केपी मिक्सअप है, क्योंकि हम राशियों को भी लुप्त नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन वहां पे जो लूप पे 2 लिखा है तो वो हाँ, लेने का है, केपी वाले का वो जो है कस्प वाला, तो वो कस्प लेना वाले है से क्या? कस्प वाले से राशि लेते ही नहीं है हम, तो कस्प वाले से सिर्फ भाव की प्लेसमेंट देखते हैं, मतलब ग्रह की प्लेसमेंट हाँ देखते हैं। हाँ, हाँ, तो ग्रह देखना है सिर्फ, तो वो 2 कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। 8 सेम लिखा है, मतलब 7th हाउस में भी 8 है, वहां 9th हाउस 2 में भी आया 8 और है। 8 आया, तो डेफिनेटली वहां पे हाँ 3rd हाउस और 9th हाउस लुप्त हो गया। हाँ, अभी मेरे को एक बात बताओ, ऐसा कोई जन्म कुंडली होता है जिसमें मिथुन राशि और धनु राशि लुप्त हो जाए? नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? हमें हम्म, हमको थोड़ा सा लॉजिकल बात करना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मिथुन राशि का प्रभाव इस चार्ट से लुप्त हो जाए। ऐसा हो जाए तो फिर क्या हो जाए यार, फिर तो बहुत बड़ा कमाल हो जाए। केपी जो चलता है वो उसकी एक थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे, कि वो भाव आराम से चालू करता है तो किसी किसी भाव में डबल डबल राशि आ जाती है, तो फिर वो एक देता है पीछे वाली, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। पाराशरी हमेशा भाव मध्य से गणना करता है, इसीलिए हमें राशियां लग्न चार्ट से ही लेना चाहिए, भाव की प्लेसमेंट कस्पल से ले लेना चाहिए। ठीक है, इसके स्तर अलावा जो 1 में जो, कस्पल चार्ट में जो भी दिखता है राशियां वगैरह, इसको आप इग्नोर करके चलें, कुछ भी ध्यान नहीं लगाना है। अच्छा हाँ ठीक है सर। ठीक है। हम्म, और सर वो कल का एक क्वेश्चन था ना, तो एबीसीडी सूचक वाला, तो वो भी आपने जो दिया था, मतलब
वीडियो में दिया था आपने अभी, तो उसमें ABCD में आपने कैसे बनाए, AB कॉम्बिनेशन, BC ABC और ऐसे ऐसे आपने बनाए, 4 कॉम्बिनेशन बनाए आपने। हाँ और अगर ऐसे देखते तो वहां पे तो कंपेयर करके भी समझ में आ जाता है कि 10 और 11 करियर वाला है तो कहाँ पे ज्यादा करियर होगा। बिल्कुल। लेकिन सर वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कैसे? कि AB AC ABC और BC ऐसे आपने वहां पे लिखा, तो यहाँ पे फोर्थ वाला जो भाव, फोर्थ वाला जो दिया है सूचक, तो वह कहीं से भी नहीं आया। हाँ, वो इसलिए नहीं आया कि वो उसका इफेक्ट सबसे कम होता है। ठीक है, उसका इफेक्ट सबसे कम होता है अगर जब भी डी लेवल पर 10 और 11 आए और वो टैलेंटेड हो, तो उसको आप कैरियर में काउंट मत करो। ठीक है, उसको आप कैरियर के रूप में काउंट मत करो। हाँ, अगर मान लो कोई भी प्लेनेट 10 और 11 की भरपाई नहीं करता है ABC लेवल पर, तो जो ग्रह डी लेवल पे 10 और 11 दे रहा है, वह ए लेवल का, वो जो डी लेवल पे 10 और 11 दे रहा है वो ए लेवल की तरह वर्क करेगा। क्योंकि अगर किसी भाव का कोई भी ग्रह जवाबदारी नहीं लेता है, तो जिसके पास कमजोर जवाबदारी होती है ना, यार ये काम मेरे को करना, तो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। समझ पा रहे हो? मतलब नहीं, मतलब ABC ले लिया हमने, मैंने तो 4 कॉम्बिनेशन कर लिए, फिर बाद में उसमें नहीं जम रहा तो वो D लेवल देख लीजिएगा, उसमें 10 11 कहीं पे आ रहा है क्या, हाँ, ऐसा। मेरी बात सुनो, बहुत सारे ग्रह होते हैं, लेकिन किसी न किसी ग्रह में तो 10 और 11 ABC लेवल पे आ ही रहा होगा ना। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सिचुएशन कभी कभी ऐसा भी आता है कि किसी भी ग्रह ने 10 और 11 नहीं दिया ABC लेवल पर, और वही ग्रह दे रहा है, वो भी D लेवल पे दे रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, उस D लेवल वाले जो 10 दे रहा था वो भी A लेवल की तरह ही इफेक्टिव होगा। इसके पीछे का कारण ये है कि किसी भी ग्रह ने 10 का कार्य करने की जवाबदारी नहीं लिया है, और एकमात्र इसने लिया है, तो अब ये पूर्ण जवाबदारी से कार्य करेगा। ठीक है, में डी लेवल भी मजबूत हो जाता है अगर कोई भी कार्य ना करे तो। ठीक है, आप इस चलो कि अगर किसी फैमिली में 4 लोग हैं, उसके पिताजी सारा कार्य करते हैं, ठीक है, और उसका बड़ा भाई भी सारा कार्य करता है, तो जब तक बड़ा भाई और पिताजी कार्य करते हैं तो छोटा भाई कभी जवाबदारी नहीं लेता। लेकिन जब पिताजी और बड़े भाई बाहर चले गए, तो ये जो डी लेवल वाला व्यक्ति है ना, अब ये भी पूरी जवाबदारी से कार्य करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अब कार्य संभालने वाला कोई नहीं है, उसको सारा कार्य करना है, क्योंकि अब उसके पास जवाबदारी है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि डी लेवल का कार्य कोई नहीं कर रहा और ये डी लेवल का सूचक ही कर रहा है, दशम भाव का सूचक डी लेवल बना यही घर कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में जो डी लेवल का सूचक बना रहा है ग्रह ए लेवल की तरह इफेक्टिव मानो, जब कोई भी ग्रह ना करे तो। ठीक है, और ABC लेवल का जो कॉम्बिनेशन है वो मैं आपको सिखाया हूँ, कॉम्बो बनाने का तरीका। वो क्या सिखाया हूँ? कॉम्बो बनाने का तरीका। वो हमेशा सेम बनाना रहेगा, वो हमेशा सेम रहेगा। जब भी वो किसी भी ग्रह की कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो सबसे पहले A और B का मिलाया, A और B का जो मिलके बनता है कॉम्बिनेशन, उसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। ठीक है, और C से बनके जो कॉम्बिनेशन मिलता है उसका रिजल्ट आपको 90% तक मिलेगा। ठीक है, फिर B और C से जो कॉम्बिनेशन बनता है उसका रिजल्ट आपको 80% तक मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो दो भाव ऑपरेट हुए हैं उसका रिजल्ट उस ग्रह की दशा आएगी, आपको 100% मिलना है। पहला कॉम्बिनेशन अगर 2 और 10 का आया तो आपके घर में धन की बरसात हो जाएगी। ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन अगर 2 और 5 का आया तो फिर आपको आराम मिलेगा। ठीक है, इस तरह से A और B से बनने वाला कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, उसके बाद A और C से, फिर B और C से, और फिर ABC से। ठीक है, तो ये चारों इफेक्टिव होते हैं और हम इफेक्टिव कॉम्बिनेशन को ले लेते हैं। डी लेवल भी इफेक्टिव होता है लेकिन 40-50% तक होता है। ठीक है, आपने 3rd लेवल पे ABC कॉम्बिनेशन लिया था सर, उसको 4th लेवल पे डाल दे क्या? एक ही बात है, 3rd पे डालो 4th पे डालो, मतलब इन चारों का कॉम्बिनेशन का रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ABC इस वाले कॉम्बिनेशन हो गए ना, तो ये तीनों को मिला कर ठीक है, थैंक यू। हाँ, इसी के बारे में एक क्वेश्चन है सर। आप पहले ही वो फर्स्ट प्लैनेट आता है, 3 कॉम्बिनेशन, ओनरशिप एंड पॉजिटेड, 3 नंबर आता है। अभी वो टेनेंटेड होंगे तो आप क्या ओनली डी डिलीट कर रहा है, बट पॉजिटेड इधर भी है, वही नंबर वो किसका स्टार लार्ड बने उधर भी बनता है, डबल एंट्री होता है सर। क्या होने का संभव है? डबल एंट्री होता है। डबल एंट्री कैसे है? ओके, एग्जाम्पल 2
2 3 12 है, 3 and 12 इसको ओनरशिप है, 2 पॉजिटेड है। अभी क्या कर 3 12 को छोड़ देता है, अभी टेनेंटेड है इसलिए छोड़ देता है। ठीक है, 2 लेता है दैट इन बी में लेता है, बी में 2 दिखाता है, पॉजिटेड है, प्लैनेट का पॉजिटेड। वही प्लैनेट का स्टार में दूसरा प्लैनेट बैठेंगे तो ये 2 उधर भी दिखाता है, इसके 3 12 के साथ 2 भी डबल एंट्री हो जाता है, होने का संभव है। इधर भी वो तो 2 पॉजिटेड होता है, उधर भी पॉजिटेड है। ओनली टेनेंटेड के बारे में मुझे एक बात बताओ, आप एक ग्रह का उदाहरण लो, एक ग्रह को किसी मान लो कि बुध ग्रह ने 2-3 कॉम्बिनेशन दिया, ठीक है, ओके है ना, एक ग्रह को पकड़ लेते हैं, ठीक है। अभी क्या बोल बुध ग्रह ने कॉम्बिनेशन दिया है, अभी सेकंड क्या बोल रहे हो? ओके सर एग्जांपल मैं देता हूँ, ओके, गुरु के लिए बोलते हैं। गुरु एग्जांपल ओके कैप्रिकॉर्न राशि है, गुरु अच्छा आप राशि का बोल रहे हो ना कि अगर कैप्रिकॉर्न राशि है और फिर मान लो मेष टोटल कॉम्बिनेशन की राशि वो नहीं, हमको तो गुरु के सूचक पकड़ना है, ठीक है। गुरु का सूचक 2 3 12 है, हाँ उसको ही पकड़ना है। 2 3 12 तो 2 में पॉजिटेड है, 3 and 12 ओनरशिप है। वो ठीक है, टेनेंटेड होंगे तो 3 12 को छोड़ देते हैं मैं, ठीक है, ओके, 2 लेता है। वही गुरु का नक्षत्र में कोई अदर प्लैनेट बैठा है, उधर में सभी लेता है, 2 3 12 तीनों भी लेता है। हाँ 2 इधर भी आ गया, उधर भी आ गया, डबल एंट्री आ गया। हाँ होता है वो इधर 2 भी छोड़ना है ना, उसके लिए वो प्लैनेट किसके स्टार में बैठा है वो लेता है 2 3 12, इधर भी 2 आता है, उधर भी डबल एंट्री हो जाता है। होता है ना, बहुत सारे ग्रह आप डबल सूचक देंगे, ऐसा थोड़ी है कि एक ही ग्रह दे रहा है। आप जब लिस्ट बनाओगे ना तो बहुत सारे ग्रह डबल एंट्री देते हैं, ठीक है। भी 4 दिया, मंगल ने भी 4 दिया, हो सकता है ए लेवल मंगल भी हो सकता है, मंगल भी ए लेवल पे 4 दे। और जब ज्यादा किसी भाव को ऑपरेट करते हैं तो उस भाव से कार्य ज्यादा होगा। टेनेंटेड के बारे में, अनटेनेंटेड होंगे तो सभी लेता है, अनटेनेंटेड तो होता ही है, अपन तो टेनेंटेड की बात कर रहे हैं कि अगर कोई टेनेंटेड के पॉजिटेड लेना है नहीं लेना है, वही हमारे को लेना ही है सर, डबल एंट्री हो जाता है, हो गई डबल एंट्री होता है, ट्रिपल 4 एंट्री भी होता है सर। अगर वही शनि भी गुरु के नक्षत्र में आ गया, मंगल भी गुरु के नक्षत्र में आ गया तो 4 एंट्री हो सकता है। अब डबल एंट्री की बात, अगर कोई ग्रह मान लो 3-4 ग्रह एक ही नक्षत्र में आके बैठ गए तो फिर सेम टू सेम ओके कॉम्बिनेशन, 2 क्या 4 एंट्री भी हो सकता है। अगर कोई ऐसे 5 ग्रह मान लो एक ही नक्षत्र में आ गए, सेम टू सेम वही प्रोसेस चलेगी लगातार, मतलब वो भाव बहुत ज्यादा ऑपरेट हो गया, डबल क्या बहुत हो सकती है। और ऐसी सिचुएशन में किसी एक भाव का तो वैल्यू बढ़ जाता है लेकिन कोई दूसरा कमजोर हो जाता है, ठीक है। अच्छा फोकस उस पे लगा हुआ है इस तरह से। ओके हाँ, मान लो कि किसी ग्रह ने सेकेंड हाउस को ऑपरेट कर दिया और एक ग्रह ने 4 ग्रहों ने ऑपरेट कर दिया। अभी क्या हुआ इससे, तृतीय भाव वीक हो गया। वीक हो गया, क्यों वीक हो गया? क्योंकि उसका जो 12th वाला है वो ज्यादा मजबूत हो गया, ठीक है। उसका 12th वाला वो ज्यादा मजबूत हो गया तो पीछे वाला भाव अपने आप कमजोर हो जाता है क्योंकि उसके आगे वाला व्यक्ति मजबूत है, ठीक है। तो पीछे वाले को इतना उसका हानि करता है ना, थर्ड हानि 2nd करता है, तो वो अपने आप ही हो जाएगा थर्ड वाला हाउस। हाँ, अगर मान लो किसी ग्रह ने पंचम के सूचक बहुत सारे दे दिए तो छठा भाव अपने आप ही कमजोर हो गया क्योंकि ज्यादातर ग्रह तो पंचम भाव को रिजल्ट दे रहे हैं और हानि करता है पंचम, तो छठा भाव का वैसे ही नुकसान हो गया बिना। अभी छठे भाव का स्वामी उच्च का बैठा हो लेकिन वो तो वैसे ही नुकसान में चल रहा है क्योंकि कितने सारे लोग तो आगे वाले को लोग दे रहे हैं ना। कोई बात है, आप समझ करो कि 12 बच्चों की लाइन बनी हुई है और कोई लड्डू बांट रहा है, ठीक है। तो बार बार 11 वाले बच्चों तो लड्डू खत्म हो जाते हैं, तो 12 वाला तो वैसे ही हानि में बैठा है ना, उसका नंबर ही नहीं आ रहा। 11 वाला व्यक्ति इतना भारी है कि वो उससे सारे लड्डू ले रहा है, नंबर आ रहा है, सारे लड्डू ले रहा है। अभी पीछे वाला नंबर आए तो वो ले, तो ऐसा भी होता है कि वो ग्रह तो वो भाव तो मजबूत हो गया लेकिन पीछे वाला भाव काफी कमजोर हो जाता है। इसको आप सेकंड देखो, साधारण तरीके से देखो कि अगर किसी भाव में ज्यादातर ग्रह बैठे हुए होते हैं तो उसके पीछे वाला भाव कमजोर। अगर दशम भाव में ज्यादातर ग्रह बैठ गए, अगर भाव में ज्यादातर ग्रह बैठ गए तो कहाँ नुकसान होगा? नवम भाव का।
नवम भाव इसी कमजोर हो गया। अभी उसको जो भी कार्य करना है अपनी मेहनत से करना है, पिताजी सपोर्ट करने नहीं आएंगे। समझ में आया? जो भी करना है अपने बलबूतों पे करना है। आप किसी व्यक्ति की कुंडली भाव में जिसके ज्यादातर प्लैनेट बैठे हो, उसको सीधा ये बोलो कि आपको हेल्प करने वाले लोग नहीं मिलते यार, आपको खुद अपने मेहनत से करना है। वो बोलेगा हाँ। ऐसा होता है, किसी भी भाव में ज्यादातर ग्रह बैठ जाते हैं तो उसके पीछे वाले भाव की हानि हो गई। फोर्थ हाउस ज्यादातर ग्रह बैठ गए तो थर्ड हाउस की हानि तो हाउस की हानि तो वैसी हो गई, पीछे वाले भाव की हानि तो वैसी हो गई। इस तरह से हाँ, ठीक है। सर ओकल्ट साइंस में जाने के लिए कौन सा घर देखते हैं, कौन सा भाव देखेंगे? ओकल्ट साइंस में देखते हैं सर नुकसान होना, व्यक्ति को प्यार में धोखा मिल जाए, व्यक्ति को पत्नी छोड़ के भाग जाए, तो व्यक्ति फिर ओकल्ट साइंस में जाता है। तो ओकल्ट साइंस का सबसे बड़ा भाव है अष्टम भाव। ठीक है, व्यक्ति को जब तक चाटा ना पड़े भगवान के पास नहीं जाए। तो सत्य बात तो यह है कि ओकल्ट का सबसे बड़ा भाव है अष्टम भाव। अष्टम भाव जब तक मैं कहता हूं कि अगर कोई एस्ट्रोलॉजर उसके जीवन में संघर्ष नहीं आया तो कभी भी विद्वान ज्योतिषी नहीं बन सकता, क्योंकि आपने देखा ही नहीं संघर्ष, आप लोगों को क्या गाइड करोगे भाई। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति जब तक संघर्ष से नहीं आता ना, आगे फेस नहीं करता ना, तब तक वो भी ज्योतिष को नहीं मानता। क्योंकि अगर वन वे ग्रोथ चलता है तो भाई ज्योतिष को क्यों माने? हम तो सिद्धांत वाले लोग हैं। जब खतरा आया, यहाँ से लूटपाट, वहां से लूटपाट हो गया, समय खराब आ गया, फिर बोलता है मेरा समय खराब चल रहा है, फिर बोलता है कि क्या पता भाग्य में, फिर तो आता है भाग्य की बात है। समय खराब नहीं आएगा तो फिर कौन मानेगा भगवान को? तो सबसे पहले ज्योतिष के लिए जीवन में कुछ न कुछ हानि होना जरूरी है। पहली बात, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाओ, शारीरिक रूप से समस्या आ जाए, परिवार में क्लेश हो जाए, किसी भी तरह का नुकसान पड़ जाए, व्यापार करा 10-20 लाख डुबा दिए है, फिर जाके व्यक्ति सेट होता है, लेवल पे आता है, अब मेरे को समझ में आया। जब तक धोखा नहीं होता ना, तब तक ज्योतिष आपको मौका नहीं देती समझने का। तो भगवान को समझने के लिए यही है। सही बात है। मोक्ष त्रिकोण की बात करते हैं ना, 4, 8, 12 कुंडली में। हेलो, अच्छा, मोक्ष त्रिकोण ये पूछ रही थी। हाँ, मैं अपनी बात पूरी कर लूं पहले, है ना। मोक्ष त्रिकोण मतलब 4, 8, 12 और ज्योतिष मोक्ष को प्राप्त करना, मोक्ष का मार्ग बताती है भाई। ज्योतिष मतलब भगवान को प्राप्त करना। ठीक है, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो 4, 8, 12 देखना पड़ेगा। राधा को संघर्ष आया, सुदामा को संघर्ष आया, व्यक्ति ने जितना संघर्ष देखा वो लाइन में सबसे आगे चलता है। भौतिक जीवन में राहु आगे चलता है और आध्यात्मिक जीवन में केतु आगे चलता है, चलो मेरे पीछे चलो, और भौतिक जीवन में बोलता है राहु मेरे पीछे चलो। समझ में आया? केतु मतलब संघर्ष, रुकावट, अटकाव, अड़चन का कारक है। ठीक है, जब भी लाइफ में संकट आते हैं तो समझ लो कि हनुमान जी आ गए। ठीक है, हमारे तो इधर बात भी है कि हनुमान जी घर पे फूक मार गए क्या। अगर किसी घर में पैसा तो बोलते हैं हनुमान जी फूक मार गए क्या, कुछ भी पैसा नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसा भी बोलते हैं कि सुबह सुबह उठ के हनुमान जी का नाम तो नहीं ले लिया, आज खाना नहीं मिलेगा। तो ऐसे ऐसे डायलॉग भी प्रचलन में कि अगर प्रात ले जो नाम हमारा, न मिले न हारा, ऐसा कुछ है रामायण में, चौपाई में। ठीक है, तो जिसने प्रातः काल में नाम ले लिया हनुमान जी का, उसको सुबह दिन भर खाना ही नहीं मिलेगा। समझ में आया? केतु मतलब मोक्ष वाला ग्रह है, फिर फल फ्रूट खा के जिंदा रहो, फिर आपको भोजन नहीं मिले। ठीक है, और 5 स्टार होटल में खाना खाना हो तो फिर राहु की उपासना करो, क्योंकि वही तो है व्यक्ति, है ना। तो ज्योतिष में जाने के मैं समझता हूँ 8th हाउस और 12th हाउस आपका ऑपरेट लाइफ में होना चाहिए। और जिस व्यक्ति का अष्टम और द्वादश में ज्यादातर ग्रह बैठे हुए मिलेंगे, वो व्यक्ति ज्योतिष को बहुत अच्छे से गहराई से जानता है, गहराई से मानने वाला है। ठीक, सेकेंड हाउस होता है पंचम और नवम, अष्टम और द्वादश के पास पंचम और नवम। ठीक है, खतरा आता है तो व्यक्ति ज्योतिष को मानता है। दूसरा, व्यक्ति के धर्म से वैसी आस्था है, पंचम और नवम। ठीक है, तो पंचम भाव जुड़े हुए तथ्य को हम कल एक्सप्लेन करेंगे ना, तो इसमें मैं आपको ज्योतिष का सूत्र बता दूंगा। सर ज्योतिष में राहु को भी देखना पड़ता है ना, राहु के सूचक को भी। राहु तो सब, क्योंकि राहु गुड़ ज्ञान देता है ना। दो गुरु हैं ब्रह्मांड में, एक तो है शुक्र, एक है गुरु,
और अगर तीसरा कोई गुरु है तो वो है राहु। इन 3 लोगों के पास ज्ञान है। हाँ, अभी आपने बोला भी था कि कर्क राशि में अगर राहु होता है तो ज्योतिष में जा सकते हैं, ऐसा भी बोला था अभी ना स्टार्टिंग में। हाँ, तो और भी कुछ 1-2 राशियां हैं जो ज्योतिष में जा सकते हैं, उनमें राहु बैठा हो। कर्क राशि शिक्षा वाली राशि और आती है। और ठीक है, मीन राशि, मीन राशि है ना, जल तत्व वाली राशि। कर्क राशि, मीन राशि, धनु राशि, ये ज्योतिष की राशियां हैं। ठीक है, जिसमें कर्क राशि क्या है कि व्यक्ति को 4th हाउस में आती है ना, व्यक्ति को पढ़ाने के लिए, प्रेरणा के लिए। और वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा कर्क राशि की होती है, और कर्क राशि का मालिक होता है वास्तु के अनुसार बुध, जिसको बोलते हैं हम बुद्धि का कारक। हाँ, धन कुबेर की राशि बोलते हैं कर्क राशि, मतलब धन कुबेर की राशि। और वास्तु के अनुसार ये आता है, इसका मालिक है बुध होता है। ठीक है, तो यहाँ व्यक्ति के पास धन भी है और व्यक्ति के पास मन भी है, ऐसा समझना चाहिए। हाँ सर, अगर किसी की कुंडली में 6 ग्रह ऐसे हो जो 12 भाव दे रहा है सूचक में, और उसमें गुरु, शनि और राहु भी 12 दे रहा है, तो वो भी गुड ज्ञान में जा सकता है ना, क्योंकि ज्यादा ग्रह 12 भाव को दे रहे हैं। बिल्कुल, गुड ज्ञान में जाएगा। और 12th हाउस हम बोलते हैं कि ये फॉरेन है ना, विदेश है। व्यक्ति वैसे ही अगर बाहर घूमता रहता है उसका नॉलेज बढ़ता है। अगर चलो अभी नहीं खाते, व्यक्ति अगर घर का घर पे रहेगा तो व्यक्ति का नॉलेज नहीं बढ़ता। व्यक्ति जब बढ़ता है तो व्यक्ति का नॉलेज बढ़ता है। इसलिए ऋषि पाराशर जी क्या, 9th और 12th हाउस में गुरु की राशि आती है, और ये दोनों राशि यात्राओं वाली राशियां। 9th हाउस और 12th हाउस दोनों यात्राओं के भाव है। कि अगर आपको नॉलेज का अपन को उसको एक्सपांड करना हो, नॉलेज को बढ़ाना हो, विस्तार करना हो, तो कुछ मत कर, रोजाना यात्रा कर, अलग अलग जगह कर दे, वैसे नॉलेज बढ़ेगा। जिसने घाट घाट का पानी पिया नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, ज्योतिष में आपको समझना है, नॉलेज बढ़ाना है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ घूमो, यहाँ जाओ वहां जाओ, इन लोगों से बात करो, पंजाब जाओ पंजाबी से बात करो, है ना, महाराष्ट्र जाओ मराठी से बात करो, कहाँ का क्या कल्चर है, आप घूमोगे ना, आपको सब अक्कल आ जाएगी और ज्ञान बढ़ जाएगा आपका। सर, ये भी तो है ना कि अगर ऑनलाइन वो कोर्सेज करता रहता है अलग अलग लोगों से, मार्केट में तो भी उसका घूम ही रहा है ना, वो इधर से मिला, उस लोगों से मिला, वहां से यहाँ से मिला, वहां से मिला, मतलब चारों दिशा से घूमता है। जितना व्यक्ति घूमेगा उतना उसका ज्ञान का विस्तार होगा। अगर वो पेक्ड है तो फिर क्या है, फिर मजा नहीं आया, फिर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फिर वो मोक्ष के राह पे चला गया कि अब मेरे को एक मिल गया है मेरा स्थान, अब मेरे को इसके आगे नहीं बढ़ना। किसी किसी लोगों का लक्ष्य होता है ना कि भैया मिल गए, अभी राम से ज्यादा भी अच्छा हो तो हमें वहां नहीं जाना है। ठीक है, तो वो एक डेस्टिनेशन फिक्स हो जाता है कि अभी बेहतर नहीं चाहिए, बस हमें तो मिल गया, इसमें संतुष्टि है, इससे बेहतर जाने में पता नहीं कहाँ अटक जाए तो क्या होगा। थैंक यू सर। सर कुछ लोग जैसे ग्रेजुएशन तो मेडिकल में करते हैं, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन कोई एमबीए कर लिया या ये कर लिया, वो कॉमर्स लाइन में घुस गए। ऐसा कहाँ से फिर पता चलता है भी ये उस लाइन में जाएगा? ऐसा करने वाला व्यक्ति होता है राहु ग्रेजुएशन। ठीक है, वो जब तक 8-10 तरह की शिक्षा नहीं लेता तब तो उसका दिमाग में कुछ नहीं बैठता। एस्ट्रोलॉजी भी कर लेगा, न्यूमरोलॉजी भी कर लेगा, वास्तु भी कर लेगा, 8-10 तरह की ज्ञान नहीं ले लेगा, तब तक राहु को लगता है कि अब मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। ठीक है, जो व्यक्ति मल्टीपल जब भी आ जाए, मल्टीपल कौन है, मल्टीपल है राहु। हमारे पास कितने सिर, एक, राहु के पास मल्टीपल लगातार 10। जब भी कोई व्यक्ति मल्टीपल कार्य करे, कोई एक शादी करता है, कोई 10 शादी करे, कौन, राहु। कोई एक व्यापार करता है, 10 व्यापार करे, कौन, राहु। ठीक है, राहु मतलब मल्टीप्लिकेशन, वो मल्टीपल करता है, किसी भी कार्य को फैलाता है, राहु फैलाता है। ठीक है, तो बस यही काम है कि वो आपकी शिक्षा को फैला रहा है। एक नहीं, आप 10 तरह की शिक्षा लोगे। ठीक है, राहु का काम ही है फैलाना। रावण को देखो ना, उसकी सिचुएशन, सोने की लंका फैला हुआ, उसकी पत्नी कितनी थी, बहुत सारी होगी, फैली हुई। उसके पास ज्ञान कितना है, बहुत सारा फैला हुआ। उसके पास लोग कितने फैले हुए, उसका साम्राज्य कितना है, फैला हुआ। राहु मतलब फैला हुआ, उसके पास मल्टीपल कार्य है, दिमाग कितना चलता है, फैला हुआ। ठीक है, तो मल्टीपल राहु का काम ही है। ठीक है, इसलिए हम
रूप में सर, हमेशा राहु को लेते हैं, क्योंकि आज के जमाने में लोग मल्टीपल कार्य करते हैं। अगर आपके पास एक मोबाइल है, आपके पास 2 सिम है, मल्टीपल। ठीक है, किसी किसी के पास 2 मोबाइल है, मल्टीपल। एक घर है तो 2 घर है, मल्टीपल। एक गाड़ी तो 2 गाड़ी है, मल्टीपल। कलयुग मल्टीपल होगा, कलयुग युग ही होगा मल्टीपल। कि पहले के लोगों में इतने साधन नहीं थे। अभी आज के आप अभी कितने लोग हैं, आप सभी के पास 2-2 सिम तो आराम से होगी, हो गया मल्टीपल। 2-2 गाड़ी आराम से होगी, घर के बाहर कार भी है, बाइक भी है, ठीक है ना। 2-2 प्रॉपर्टी आराम से होगी, ये भी है वो भी है। 2-2 बिजनेस आराम से करते होंगे, ये भी कर लेंगे, पार्ट टाइम ये भी करते हैं। राहु करता ही मल्टीपल है, और अभी तो कलयुग शुरू हुआ है, ठीक है। इसलिए तो अभी लोगों के मल्टीपल अफेयर होते हैं कि राहु के युग का विस्तार है। एक तो शादी हो गई, एक गर्लफ्रेंड भी है, ठीक है, शादी के बाद भी है, पहले भी है, समझ में आ रहा है। ये राहु की सिचुएशन की राहु मल्टीपल कार्य करता है। सो बात की एक बात, जब भी हमें लगे कि किसी भी तरह का मल्टीपल कार्य हो रहा है, तो एक बिजनेस के साथ 2 बिजनेस और कर रहा है, तो मल्टीपल है। अब विराट कोहली क्या क्रिकेट से पैसा कमाता है क्या? नहीं, मल्टीपल सोर्स है, बहुत सारी चीजों से पैसा कमाता है, ठीक है। तो राहु ही चीजों में मल्टीप्लिकेशन। वैसे ही सर राहु पैसा देता है, तो जब पैसा होगा तो मल्टीपल अपने आप वो हर जगह लगाएगा। राहु तो फैलता है ना, राहु का काम ही फैलने का है। और राहु के वो फैलने का काम है ना। राहु के पास सबसे बड़ी कमजोरी पता है क्या है? उसके पास मल्टीपल है, संतुष्टि नहीं है किसी भी जगह, संतुष्टि है ही नहीं। एक घर हो गया 2 घर बनाएगा, 2 घर हो गया 4 घर चाहिए, एक से महत्वाकांक्षी है, ठीक है। एक मकान बन गया, 2 मकान, एक गाड़ी आ गई, एक और बनाना है। ये 10 लाख की गाड़ी, अब 20 लाख की है। उसका कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है कि मैं इस जगह आके स्टेबल हूँ, मेरे को तो इतना ही चाहिए, अभी मेरे को इससे आगे नहीं बढ़ना। ये बात करेगा सिर्फ गुरु प्रधान व्यक्ति वाला कि मेरा हो गया, मेरे को अब इससे आगे नहीं बढ़ना है। अभी लोग करते तो करने दो, मेरे को तो स्टेबल हो गया हूँ। अभी लोग कौन है बेचैन? जिसके 10 लाख फॉलोवर है वो ज्यादा बेचैन है, उसको अभी 1 करोड़ करना है, समझ में आया? अभी जिसके 1 करोड़ है तो वो और ज्यादा बेचैन है कि 1.5 करोड़ कब होंगे, ठीक है। मतलब एक सेटिस्फैक्टरी आंकड़ा जिसके पास है वो संतुष्टि है, यार हो गए ना यार, ये भी कम थोड़ी है। ये बात बोलेगा सिर्फ गुरु प्रधान व्यक्ति वाला, ये भी कम थोड़ी यार, जितना दिया उतना भी कम थोड़ी है। और राहु प्रधान व्यक्ति नहीं यार, अभी तो कहा, अभी तो 1.5 करोड़ जब तक मैं तो साथ लूंगा। मतलब कैरियर का कारक राहु, वो जीवन भर कर्म करने की प्रेरणा देता है, उसके पास संतुष्टि तो ही नहीं है। इसलिए हमने डायरेक्ट क्या बोला कि कैरियर कौन देगा? राहु देगा। क्योंकि राहु कभी भी, एक तो उसका भाई था कुंभकर्ण जो लगातार सोता था, एक था रावण जो दिन रात जगता था, निशाचर, उसको बोलते थे निशाचर कि कब सोता है भाई, कि कोई सोने का काम नहीं है, दिन रात जगता हूं। समझ में आया? मल्टीपल व्यक्ति है। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ सर, मैं लक्ष्मी बात कर रही हूँ। जी मैम। हाँ सर, अभी आप राहु महाराज जी की और गुरु की चर्चा कर रहे हैं। तो राहु भी फैलाव का कारक है और गुरु भी वृद्धि का कारक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है फैलाव में? राहु है फैलाव का कारक और गुरु है जोड़ने का कारक। कल बताया ना, राम के पास कनेक्टिविटी थी, राम के कनेक्टिविटी थी, वो लोगों को जोड़ के रखते थे। उनकी टीम में ऐसा कुछ नहीं था कि कोई बीच में घुसपैठ कर ले और राम जी की टीम को तोड़ दे कि अंगद तेरी अलग टीम बना, तू तो महान व्यक्ति है, राम जी को हटा, ठीक है, और राम जी से ये बात कर। नहीं, राम के पास कनेक्टिविटी थी, राम लोगों को जोड़ के रखते थे। और राहु के पास फैलाव था। साम्राज्य तो राहु का बड़ा था, लेकिन उसके पास फैलाव था, कनेक्टिविटी नहीं थी। तो फैलने में और कनेक्टिविटी में फर्क है, ठीक है। अगर हमारी जब कनेक्टिविटी होती है तो हम संतुष्टि हमको आ जाती है, अपने आप सेटिस्फैक्टरी आ जाती है। और जब फैलते हैं तब आपका कोई रास्ता नहीं है। अभी एक सोचो कि पानी, अगर एक गिलास में पानी भरा है तो वो कनेक्टिविटी है, इसमें पानी भरा है और वो ढोल दिया तो पानी बहुत सारी जगह गया है, अभी उसको संतुष्टि नहीं है। समझ पा रहे हो? नहीं सर, थोड़ा सा अभी इसको एक और एक्सप्लेनेशन देते हैं, मैं बताता हूँ। अभी हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है, इसका भी 2 तरीका हो सकता है, एक तो फैलाव, एक कनेक्टिविटी। अगर समझो कि आपने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा और अगर मैंने आपको उत्तर नहीं दिया तो ये मेरा सिर्फ फैलाव है स्टूडेंट बढ़ाने का, मैं कनेक्टिविटी नहीं रख रहा हूँ। समझ में आया? आपने मुझे पूछा है कभी भी क्लास के बाद और मैंने उत्तर दिया है, तो ये कनेक्टिविटी है। होने के बाद भी अगर कुछ पूछते हो ना और मैं उसका उत्तर देता हूँ, तो ये टीचर और स्टूडेंट की कनेक्टिविटी है। और
क्लास खत्म होने के बाद अगर मैंने उत्तर नहीं दिया तो वो फैलाव है। समझ पा रहे हो? आपकी बात हम समझ गए, आपने बहुत अच्छे से समझाया। तो अगर हम किसी भाव को लेकर चलते हैं, मान लीजिए कि 7th हाउस को ही लेते हैं, अगर वहां पे राहु बैठ जा रहा है तो वो फैलाव करेगा एज ए बिजनेस या एज ए किसी भी किसी भी 7th चीज में भाव से जो भी बिल्कुल। कारक चीज आती है। तो यहाँ पे अगर गुरु आते हैं तो ये कहें कि अगर कोई दिक्कत है तो वो जोड़ के रखेगा, मतलब वो कस्टमर से कनेक्टिविटी बनाएगा। 100% गुरु होता है तो वो अपने कस्टमर को खोना नहीं चाहता, उससे कनेक्शन बना के रखता है। और राहु होता है तो बोलते हैं कि तेरे जैसे बहुत सारे मिलेंगे, वो फैलाव का कारक है। फैलाव और एक फर्क है कि जिससे कनेक्शन बनता है उससे टूटता नहीं है, वो कनेक्ट करके। बिहेवियर का डिफरेंस है। हाँ, बिहेवियर का डिफरेंस है कि जिससे कनेक्शन हुआ उसको उससे टूटता नहीं है। और फैलाव का अर्थ होता है कि कनेक्शन बनाया तो है लेकिन टूट जाता है, उसको बोलते हैं फैल रहा है। ठीक है, क्लियर सर, थैंक यू। गुरु जोड़ रहा है, राहु फैल रहा है। दोनों के काम करने के तरीके सेम है लेकिन दोनों के बिहेवियर में फर्क है। समझ पा रहे हो? वॉइस हेलो वॉइस हेलो, वॉइस कट रही सर। अच्छा, हाँ हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम थी शायद। समझ पा रहे हो ना? गुरु राहु का फर्क ये है। हाँ जी, हाँ बस हम और सनातन संस्कृति हमेशा से जोड़ने वाली संस्कृति है। अगर हमारी शादी किसी से हुआ तो हम जोड़ के रहना चाहते हैं। ठीक है, और वेस्टर्न संस्कृति हमेशा फैलने वाली संस्कृति है। आपका रिलेशन इससे भी है, आपका रिलेशन हेलो, कोई बात नहीं, फोटो को हटाओ, इंटरनेट प्रॉब्लम है ना। ठीक है, तो ये वाली चीज है कि हमारी सनातन संस्कृति हमेशा से कनेक्शन बनाने की बात करती है। हमारा शादी हुआ तो हम उससे कनेक्टेड है।